हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज एएलपी एंड टेक्नीशियन और अन्य सभी एग्जामों के लिए साइंस की जो क्लास है वो अपना क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा देखने को सब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य जो भी है देख लेंगे, ठीक है ना, रिविजन के तौर पर। उसके बाद फिर अनुसंधान संस्थाएं जो है वो देखेंगे। इसके बाद फिर कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित शब्द जो संक्षेप होते हैं वो कुछ देख लेंगे, ठीक है ना। तो अपन लोग पर डे इसमें करते करते रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर संभावित प्रश्न जो कि एमसीक्यूज रहेगा ये देखेंगे। और इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन जो एमसीक्यूज टाइप के हैं वो सभी देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ओवरव्यू है और एमसीक्यूज क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये सभी आपके रहेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। तो इस क्लास में तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन डे बाई डे करते चलिए, ठीक है। तो चलिए तैयारी अच्छे खासे होते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला जो है आपको लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे ये बताना है। तो फाउंटेन पेन जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है वाटरमैन, बी है पार्कर, सी चेल पार्क और डी है सैफर। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य जो है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रिवीजन करते हैं और याद भी करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऊंचाई का मापक में, यानी कि ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर तो अधिकांश लोगों को याद रहेगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो वायुमंडलीय दाब की माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है कार्डियोग्राम, ठीक है ना। कार्डियोग्राम का जो प्रयोग होता है वो हृदय गति की जांच करने के लिए, जो हृदय है उसकी गति को जांच करने के लिए कार्डियोग्राम जो उपकरण है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो द्रव का अपेक्षित घनत्व के मापने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर मतलब द्रव, द्रव का मतलब हो गया क्या, पानी जैसे हो गया ना, द्रव हो गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। तो पानी से याद रखें कि हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होता है वो द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए, यानी कि कहें तो पानी की अपेक्षित जो घनत्व है उसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए मैनोमीटर, मैनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है। तो गैसों के दाब की माप करने के लिए, ठीक है ना। जो गैस है उसके दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रेन गेज, रेन मतलब वर्षा, ठीक है ना। गेज मतलब जो मापने वाला यंत्र है, ठीक है ना। तो रेन गेज का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होगा। तो वर्षा का मापन के लिए, ठीक है ना। तो वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो रेन गेज का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भी बहुत बार एग्जाम में आया है तो इसे भी ध्यान रखेगा, अधिकांश लोगों को याद ही हो गई है, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है लैक्टोमीटर। लैक्टो से रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे समझिएगा कि दूध से रिलेटेड रहेगा वो, ठीक है ना। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है फैदोमीटर, ठीक है ना। फैदोमीटर का जो प्रयोग होता है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग होता है, किसका, फैदोमीटर का, ठीक है ना। फैदोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे है एनीमोमीटर, ठीक है ना। एनीमो मतलब हवा, एयर से याद रखिएगा, ठीक है ना। एयर एनीमो, ठीक है ना, इससे रिलेट कीजिएगा। तो एनीमोमीटर का जो प्रयोग होता है वो हवा की शक्ति और हवा की गति की माप करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो मतलब आर्द्रता, ठीक है ना। हाइग्रो मतलब आर्द्रता, यहाँ भी देखिए द्र आता है, यहाँ भी रहा आता ना, इस टाइप के। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे और दिमाग में सिस्टमेटिक फीड करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। तो हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग होता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है ना। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की जो क्या तरंग है ना, भूकंप ये तरंग जो मापने की यूज किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें समझिएगा एक ये रिएक्टर स्केल जो कि भूकंप की तीव्रता के लिए होता है, ठीक है ना।
भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से। जबकि सिस्मोग्राफ से भूकंप की जो तरंग होता है, ठीक है ना, यानी भूकंप मापी यंत्र यानी कि तरंग के लिए यह प्रयोग होता है, ठीक है ना, तरंग मापने के लिए। यानी भूकंप में जो तरंग आता है वो किससे मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्स टेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये भी एग्जाम में बहुत आया है, तो ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है ना। सेक्स टेंट का प्रयोग होता है आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को माप करने के लिए, ठीक है ना। किसका प्रयोग होता है, तो सेक्सटेंट का प्रयोग होता है आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को माप करने के लिए। किसका होता है, सेक्सटेंट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर के दोनों संबंध है किससे, भूकंप से संबंधित है एक, लेकिन रिएक्टर स्केल से तीव्रता और सिस्मोग्राफ से तरंग मापते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अनुसंधान संस्था जो भी स्थित है कहाँ है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं आगे। और प्रीवियस जो भी क्लास है उसमें भी अनुसंधान संस्थाएं हो गए हैं, तो समझिए कि अनुसंधान संस्था से संबंधित जितने भी वन लाइनर थे या जो इससे संबंधित क्वेश्चन बनने लायक है वो सभी के सभी आपको इस क्लास में और रिवीजन हो चुका है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को जो है शुरू से देखिएगा, मतलब क्लास नंबर 1 से, तो आपको सभी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह है आपको नागपुर में मिलेगा देखने को। कहाँ मिलेगा, नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है, तो यह देहरादून में मिलेगा, ठीक है ना, देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वन अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ मिलेंगे, आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पुणे में मिलेगा, ठीक है ना। पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ मिलेगा, तो पुणे में मिलेगा ये, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय रासायनिक लेबोरेटरी, ठीक है ना, यानी प्रयोगशाला कहाँ है, तो यह पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, ठीक है ना, सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ मिलेगा, तो यह आपको चेन्नई में मिलेगा। और इसको याद रखेगा, मैरीना तट जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो चेन्नई में मिलता है, उसी से याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह रुड़की में, कहाँ है, रुड़की में, ठीक है ना। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, रुड़की में, यह देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपको कल की क्लास में शायद देखने को मिला था, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, तो यह हैदराबाद में जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ है, तो यह आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह इज्जत नगर में, कहाँ है, इज्जत नगर जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह इज्जत नगर में, ठीक है ना। तो ये अनुसंधान संस्थाएं थे कुछ जो कि इंपॉर्टेंट था, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित कुछ संक्षेप है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 4-5 करते करते रोज याद करेंगे तो बहुत सारे अपन लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम आता है। तो कंप्यूटर से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो अपन देखते चलते हैं उससे भी, ठीक है ना। चलिए ALU जिसका पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है ALU का, ठीक है ना। ASCII, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए BCD जिसका पूर्ण रूप होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ठीक है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इसका पूर्ण रूप होता है किसका, BCD का, ठीक है। चलिए CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है ना, CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। CD, ठीक है ना, CD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंपैक्ट डिस्क होता है, इसका पूर्ण रूप होता है CD का, ठीक है ना। ठीक है ना, C-DOT, ठीक है ना, C-DOT का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे डायरेक्ट बोल देते हैं C डॉट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है ना, टेलीमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये सभी आप PDF से रिवीजन करते चलिएगा, सप्ताह में एक बार या सप्ताह में एक बार या 2 बार, 5 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप रिवीजन करते चलेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कि आने वाले एग्जाम में संभावित प्रश्न है वो वन लाइनर, इसे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए किस pH वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है, तो ये होता है pH4 में, किस में होता है, pH4 में सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन की आयन सांद्रता, ठीक है ना। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है ना, किस प्रोटीन के कारण, ये कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण रेशम के जो तंतु होते हैं उजले चमकदार दिखाई देते हैं, तो फाइब्रोइन के कारण, ठीक है ना, फाइब्रोइन के कारण यह चमकदार दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट है
कैंसर के इलाज में काम आने वाली जो मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरण जो होता है उसमें किस समस्थानी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कौन से समस्थानी का उसका प्रयोग होता है, तो ये होता है कोबाल्ट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो कैंसर के इलाज में किस समस्थानी का प्रयोग होता है, तो कोबाल्ट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। चलिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला उपकरण है उसका नाम क्या है, ये बताना, ठीक है ना। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करने वाला जो उपकरण है कौन है, तो यह है विद्युत बल्ब है। कौन है, विद्युत बल्ब, जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, यानी कौन सी जो बीमारी है उससे ग्रसित है फिर भी नेत्रदान कर सकता है, तो यह मधुमेह के होते हैं, ठीक है ना। तो मधुमेह रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था, तो यह छोड़ा था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, ठीक है ना। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। चलिए, नेक्स्ट है DNS, ठीक है ना। DNS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, डोमेन नेम सिस्टम उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था संभावित प्रश्न, ठीक है ना। तो इसे भी आप याद करते चलिएगा, रिवीजन करते चलेंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं वन लाइनर की ओर, जो कि सभी पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है और इसमें डिस्क्रिप्शन भी व्याख्या भी देखते चलेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्रण बल पर काम करता है कौन, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है, तो अपकेंद्रण बल पर यह कार्य करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या में, उभय प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। उभय प्रतिक्रिया बल जो परिमाण के अभिकेंद्रीय बल के बराबर होते हैं, जो परिमाण के अभिकेंद्रीय बल के बराबर होते हैं, ठीक है ना, बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा जो होता है वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है। तो उसका दिशा जो होता है वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, यानी कि बाहर की ओर होता है, ठीक है ना। उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन सी मशीन है, याद रखिएगा, कपड़ा साफ करने वाले जो मशीन होते हैं ये होता है किस पर काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर यह भी कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होता है ये भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ठीक है ना। और तीसरा ये आपका वॉशिंग मशीन, तो ये सभी के सभी जो काम करते हैं वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे कभी कभी क्वेश्चन में आते रहता है बार बार, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो 3 आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसेटिव जो तराजू है उस पर खड़ा है, यानी कोई व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़े हैं, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, यानी कि तराजू पर वो खड़ी है और गहरी सांस अंदर की ओर लेता है, तो तराजू की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो तराजू का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि उसका वजन जो है वो क्या बढ़ा हुआ दिखाई देगा, यानी रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य, व्यक्ति के गहरे सांस लेने में तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा, यानी कि वजन बढ़ने का मतलब कि व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। अब इसमें क्या है कि 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर, यानी कोई व्यक्ति 1 लीटर वायु अंदर खींचता है तो व्यक्ति का जो वजन है वो 1.225 ग्राम क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, यानी कोई ट्रेन रुकी है, ठीक है ना, जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर है, यानी कि ऊपर की हिस्सा, यानी सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यानी कि जो सिर है ना वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो कोई ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है, लेकिन बाकी जो बॉडी है वो स्थिर रहता है। इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यानी कि स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व के कारण जो शरीर की पूरी बॉडी है उसमें ऊपर यानी कि सर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है, लेकिन बाकी जो बॉडी है वो नहीं झुकते हैं, ठीक है ना। क्यों, देखते हैं। चलिए देखा, इसमें व्याख्या में बताया गया है, यात्री ट्रेन यानी कोई यात्री ट्रेन है, एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है ना, पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि जो सर के नीचे का हिस्सा होता है वो गाड़ी के क्या रहता है, संपर्क में रहता है, गाड़ी के संपर्क में रहता है, ठीक है ना। यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है और यह जो है वो गाड़ी के साथ साथ हिस्सा जो
गाड़ी के संपर्क में जो शरीर की बॉडी रहता है वो साथ साथ गाड़ी के चलने लगता है, परंतु ऊपरी जो हिस्सा रहता है यानी कि जो सर रहता है, ठीक है ना, सिर जो रहता है, वो स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का कोशिश करता है, यानी प्रयत्न करता है कि हम भी स्थिरता के जो जड़त्व है उसकी विरामावस्था में हम बने रहें, लेकिन वह बना नहीं रह पाता, ठीक है ना। और इसीलिए यात्री के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है ना। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोल रहा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि, यानी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो निर्वात है वहाँ पर, तो सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्यों नहीं खड़ा रह सकता ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि गुरुत्व नहीं होता है, यानी कि अंतरिक्ष में निर्वात होता है, गुरुत्व नहीं होता, इसीलिए वो खड़े नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते, यानी कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनकी पेशीय जो होता है, यानी कि जो पेशी होता है, ठीक है ना, पेशीय क्षय होता है, यानी कि उसका नुकसान होता है पेशी का, और अस्थि यानी कि हड्डी के जो घनत्व होता है उसमें कमी का सामना करना पड़ता है, यानी कि पेशी और हड्डी दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है ना। और अस्थि घनत्व कम होने के कारण जो अस्थियां है यानी कि हड्डी जो है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो किसके कारण खड़े नहीं रहते हैं, तो गुरुत्व कम रहने के कारण खड़े नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। और नुकसान क्या क्या होता है, तो पेशीय और अस्थि का जो क्या होता है, घनत्व में कमी होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। तब तक थोड़ा सा पानी पी लें। ट्रेन भी आ गई स्टेशन पर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, मून एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं, मून एक्सप्रेस उसका पहला नाम है, यानी पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, तो मून एक्सप्रेस है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना है जिसका नाम मून एक्सप्रेस था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है यानी प्रोग्राम है उसके जनक कौन थे ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिसे हम लोग विक्रम साराभाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है, यानी कौन जो है वो निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और कंपाइलर का काम क्या है तो ये देख लीजिए, देखें यहाँ पर बताया गया है कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम का सॉफ्टवेयर का भाग होता है, ठीक है ना। तो कंपाइलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे कंपाइलर किसी भी उच्च स्तरीय, ठीक है ना, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करके कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है, यानी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में यह चेंज कर देते हैं, यानी कि उच्च लेवल की जो लैंग्वेज है उसे यह लो लेवल यानी कि मशीनी लेवल में यह कन्वर्ट कर देने का कार्य करता है। कौन, कंपाइलर। कंपाइलर मतलब कंपाइल करता है, ठीक है ना। तो इसी से पता चल रही है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है HTTP, ठीक है ना, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। तो HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। HTTP का पूर्ण रूप होता है क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप होता है, तो याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जो कि सेंटीमीटर में क्या होती है ये बताना है, ठीक है ना। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होता है, वो सेंटीमीटर में बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 25 सेंटीमीटर जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। देखिए बताया गया नेत्र के सामने यानी कि दृष्टि के सामने वह निकटतम दूरी, ठीक है ना, वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, ठीक है ना। तो न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं उसका परिभाषा आपको यहाँ मिल जाएगा कि नेत्र के सामने
कि वह निकटतम दूरी पर जहाँ पर रखी गई वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, ठीक है ना। और सामान्य आँख के लिए यह कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर यह होता है, ठीक है ना। सामान्य आँखों के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। और इसे आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो स्पष्ट दृष्टि देख लेता है, उसे निकट बिंदु भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है, निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है, ठीक है ना। निकट बिंदु की तरह, जैसे निकट बिंदु बोल रहे हैं उसी तरह से आँख के लिए यानी दृष्टि के लिए दूर बिंदु भी कहीं होता होगा। तो दूर बिंदु क्या होता है, तो सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वह क्या होता है, अनंत होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। और निकट जो बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार के सामान्य मनुष्य की नेत्र दृष्टि का जो विस्तार होता है, यानी कोई बोले कि सामान्य व्यक्ति है उसका नेत्र दृष्टि का जो विस्तार होता है वो कितना होता है, तो विस्तार होता है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम से लेकर के 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से लेकर क्या, अनंत तक। जो न्यूनतम है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम क्या है, तो अनंत है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, ठीक है ना। हवा में, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है ना। यानी कि हवा में जब गिराएंगे तो हवा में लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद को जब गिराएंगे तो हवा में पहले कौन गिरेगा, लोहे की गेंद, और लकड़ी बाद में, लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी, ठीक है ना। चलिए हवा की अनुपस्थिति में, और यदि हवा की अनुपस्थित रहेगा तो लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद जो है उसे समान ऊंचाई से गिराएंगे तो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। कब, जब हवा की अनुपस्थित रहेगा तब, ठीक है ना। हवा की जब अनुपस्थिति रहेंगे तो दोनों गेंद जो है वो पृथ्वी पर समान आएगा, लेकिन हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से जब गिराते हैं तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हवा की अनुपस्थिति में दोनों साथ में पहुंचेंगे और हवा की उपस्थिति में लोहे की पहले और लकड़ी की बाद में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है ये बताना, ठीक है ना। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होते हैं। क्या होता है, इंसुलिन जो प्राप्त होता है किससे होता है, तो डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, तो एक हार्मोन है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो कि रुधिर में शर्करा यानी शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियमन करता है, यानी कि कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है ना। तो रुधिर यानी कि ब्लड में जो शुगर की जो मात्रा है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और इसका स्रोत क्या है, तो डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बिट्टा कोशिकाएं, यानी कि दो जगह से इसका स्रोत है, डहेलिया की जड़ें और अग्नाशय की बिट्टा कोशिकाएं, ठीक है ना। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो शरीर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज होते हैं। डायबिटीज रोग यानी मधुमेह रोग होता है, किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। तो सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है ना, शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बिट्टा कोशिका से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है। सभी के सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा हार्मोन जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, यानी कि कौन से हार्मोन है जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है ना। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एड्रीनेलिन को, ठीक है ना। किसे बोलते हैं, एड्रीनेलिन को क्या बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नामक हार्मोन जो है वह किससे निकलता है, तो एड्रीनल मेड्यूला से, ठीक है ना। किससे, एड्रीनल मेड्यूला से स्रावित होता है। कौन, एड्रीनेल या एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है, ठीक है ना, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, या डायरेक्ट भी बोल देगा कि लड़ो उड़ो हार्मोन जो है वो किससे स्रावित होता है, तो एड्रीनल मेड्यूला से स्रावित होते हैं, ठीक है ना। जिसके स्राव से हृदय की गति में क्या होता है, वृद्धि होता है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव भी होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, कौन सा एक फीमेल हार्मोन है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरान, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरान जो है वो क्या है,
पुलिंग हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन है कौन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है ना। तो दोनों हार्मोन को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे पूछ दिया यहाँ क्या, स्त्रीलिंग हार्मोन, उसी प्रकार से पूछ सकता है पुलिंग हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरॉन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब बनता है तो लास्ट में कौन सी गैस निकलता है, यानी कौन सी गैस हुआ प्रकाश संश्लेषण बनने के बाद निकलता है, तो ये बताना है, ठीक है ना। सिंपल सी ये है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस बना करके निकालता है, तो ऑक्सीजन। तो इसका इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है यानी CO2, मृदा से शोषित जल यानी कि H2O ले लेता है, और तथा जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। और किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कर लेता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में इतनी प्रक्रिया होती हैं। एवं ऑक्सीजन यानी O2 को उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। यानी कि इतना निर्माण करने के बाद ऑक्सीजन को वह क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद में क्या निकलता है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोल रहा है पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल भी बोलते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल में, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्या है, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यह वर्णक जो यह क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित जो वर्णक है पत्तों को हरे रंग का कारण, यानी पत्ता जो हरे रंग का होता है वो क्यों होता है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ही होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, ठीक है ना। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में और क्या क्या होता है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी होते हैं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण तत्व तो मैग्नीशियम है, उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं, इसमें ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, यानी कोई बच्चे का पिता है वो कैसे पता चलेगा किसी को, ठीक है ना। तो वह किसके द्वारा पता कर सकते हैं, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा, ठीक है ना। DNA फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा जांच एक बच्चे के पितृत्व होने का निर्धारण करता है, ठीक है ना। यानी एक पिता होने का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग जांच से पता चलता है। और इसका संस्थान कहाँ स्थित है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग संस्थान आपका हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में। जो सभी संस्थान पढ़ाए हैं इसमें आपको मिल जाएंगे देखने को। तो जितने भी वीडियो है साइंस की अभी तक शुरू से लेकर के देखिएगा क्लास 1 से, तो आपको सभी के सभी संस्थान आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पर डे क्लास में आपको देखने को मिलता है उसमें, ठीक है ना। तो संस्थान की वीडियो अब खत्म हो चुके हैं, सॉरी संस्थान के जो क्वेश्चन जितने भी बनते थे वो सब के सब हो चुके हैं। अब कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीन का आकार होता है, यानी जीन का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि जीन कैसा होता है, तो सर्पाकार होता है। जीन कैसा होता है, तो सर्पाकार होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में विद्यमान वंशागति की इकाइयां होते हैं। क्या होते हैं, इकाइयां होता है, कौन होता है, जीन होता है, ठीक है ना। तो सभी गुणसूत्र में विद्यमान जो वंशागति की इकाई होता है वो कौन होता है, जीन होता है, ठीक है। आगे प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। प्रत्येक कोशिका होता है, बहुत सारे कोशिका, यानी एक कोशिका में बताया जा रहा है कि हजारों जीन होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जीन होते हैं। जीन DNA के बने होते हैं, और जीन बनता किसका है, तो DNA के बने होते हैं जीन, ठीक है ना। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक था, ठीक है ना। जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसका आकार कैसा है, तो सर्पाकार इसका आकार है, तो याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है इस लाइन से, तो सर्पाकार इसका है आकार, ठीक है। इस प्रकार से पूरे लाइन को आप जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे जीन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो जॉनसन के द्वारा। जीन बने किन के होते हैं, तो जीन किसके बन होता है, तो DNA का होता है, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका में लगभग कितने जीन होते हैं, तो हजारों जीन होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोल रहा है किसी
आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं। तो किसी आबादी में जीनों के कुल योग होता है, यानी कुल योग होता है, उसे क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि उसे जीन बस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बस्ती। तो किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती या जीन पूल कहते हैं। ठीक है ना, जीन बस्ती या जीन पूल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक। ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया। ठीक है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा सबसे पहले निम्न में से किसको बनाया गया ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को 1973 में यानी कि 1973 में बनाया गया था। ठीक है ना, और 1973 में भारत में क्या चला था, एक प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था भारत में? 1973 में ही चला था। तो उससे आप रिलेट करके ध्यान रखिएगा। जबकि चूहे को इसी विधि के द्वारा यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा ही चूहे को बनाया गया कब? 1974 में, यानी चूहा 74। ठीक है ना, चूहे 74, ध्यान रखेगा, मतलब 1974। ठीक है ना, तो याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोल रहा है एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़े रहती है वह क्या है ये बताना। तो एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या है तो ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, उसे बोलते हैं क्या? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो एक कोशिका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? तो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है साइटोप्लाज्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको था बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे गए थे साइंस से रिलेटेड। ठीक है ना, तो चलिए बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, तो सॉरी सबसे पहले आप लोगों के लिए कि कल क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी लग गए थे। ठीक है ना, कुछ इमरजेंसी ड्यूटी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आप जिस दिन क्लास ना हो तो उस दिन आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो रिवीजन यदि आप करते रहेंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस है वो आप बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है ना, चलिए बाकी कोई समस्या तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन की संख्या यदि बढ़ाना हो तो भी कमेंट कीजिएगा, कोशिश करें क्या और भी बढ़ा लें। ठीक है ना, बाकी हमारे हिसाब से इतना बहुत पर्याप्त है। इतना भी आप रिवीजन करते चलेंगे बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आज जब तक एग्ज़ाम आते आते बहुत सारा कवर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।